हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषण। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी जीवित शरीर कुछ पदार्थों से मिलकर बना होता है। अगर मूल रूप से हम उन पदार्थों की बात करें, उन सब्सटेंस की बात करें, तो प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी मोर और लेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। लिविंग बॉडी कोई सी भी हो, वो हमेशा सेलुलर कंपोजिशन से बनी होती है। कोई भी जीवित शरीर कोशिकीय संगठन का बना होता है और कोशिका में जो कोशिकीय जीव द्रव्य है या कोशिका झिल्लियां हैं, उनका मूल स्वरूप लगभग समान होता है। तो शारीरिक संगठन में काम में आने वाले पदार्थों की हम बात करें तो पादप और जंतु शरीर मींस if we talk about the substance which compose the living body, then animal and plant body is made up of almost similar substance because protoplasm composition is almost similar। क्योंकि जीव द्रव्य संगठन जो होता है वो लगभग समान होता है, इसलिए पादप और जंतु शरीर लगभग एक जैसे पदार्थों का बना होता है। तो वो जो पदार्थ जीवित शरीर में पाए जाते हैं, उनकी पूर्ति कोई भी जीवित शरीर किससे करेगा? भोजन से। निश्चित बात है कि चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनकी जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ के लिए उन्हें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है बेसिकली फूड के थ्रू की जाती है। एनिमल्स अपना सारा न्यूट्रिशन फूड और वाटर की हेल्प से लेते हैं। प्लांट को हम कहते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक हैं, स्वपोषी हैं, अर्थात वो अपना भोजन बाहर से प्राप्त नहीं करते बल्कि अपने शरीर में बनाते हैं। लेकिन ये बात केवल किसके लिए सही है? ये बात सही है केवल ऑर्गेनिक फूड के लिए। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, जितने भी ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल प्लांट को चाहिए उनके सिंथेसिस के लिए, स्पेशली उसमें काउंट होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो ऑर्गेनिक फूड का टाइप है, उसका सिंथेसिस प्लांट अपनी बॉडी में कर सकते हैं। और उस कार्बोहाइड्रेट के कंपोजिशन में 3 मेन एलिमेंट शामिल हैं, CH&O, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनकी पूर्ति तो प्लांट कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे एनवायरनमेंट में क्या है? CO2, और सॉइल में क्या है? वाटर। तो CO2 और वाटर से प्लांट इन 3 एलिमेंट की पूर्ति कर लेगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो उसके ऑर्गेनिक फूड का हिस्सा होंगे। लेकिन उसके अलावा भी प्लांट बॉडी के साइटोप्लाज्म में ऐसे अनेकों चीजें हैं जिनकी पूर्ति उसे कहीं और से करनी पड़ेगी, और उसमें इन्वॉल्व है मेनली इनऑर्गेनिक मिनरल्स, अकार्बनिक खनिज। और हम सब जानते हैं कि उन अकार्बनिक खनिजों की आपूर्ति का जो स्रोत है, द बेसिक सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक मिनरल इज द सॉइल। सॉइल इज द रिजर्वायर ऑफ मिनरल। लास्ट जो चैप्टर हमने ट्रांसपोर्ट वाला पढ़ा था, उसमें भी हमने मिनरल के एब्जॉर्प्शन को भी डिस्कस किया था, उनके ट्रांसलोकेशन को भी डिस्कस किया था। और हमें पता है कि खनिजों का सबसे बड़ा स्रोत, द मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स इज द सॉइल, मृदा है। ठीक है, तो मृदा से ही खनिजों की प्राप्ति होती है, इसलिए वो सभी पोषक पदार्थ, all those nutrients which can be obtained from soil only are considered as minerals। वो सभी पदार्थ, पोषक पदार्थ जो मृदा से प्राप्त किए जाते हैं, वो खनिज के रूप में जाने जाते हैं। और उन खनिजों से जो पोषण पादप को मिलता है, उसे हम खनिज पोषण कहते हैं। यानी वो खनिज पदार्थ पादप के अंदर जाकर उसके अलग अलग प्रक्रियाओं में जो भाग लेते हैं, उसी को हम खनिज पोषण कहते हैं। तो those minerals which participate in different processes of plant body, that is called mineral nutrition। तो हमें अब तक जो बात समझ में आई वो ये है कि मिनरल्स जो हैं उनका मेजर डिपो सॉइल है, और मिनरल्स ज्यादातर इनऑर्गेनिक हैं, और वो सारे ही इनऑर्गेनिक हैं। तो हमें यहाँ अकार्बनिक खनिजों की मृदा से प्राप्ति के बारे में समझना है। दूसरी बात हमें समझनी है कि कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं जो पादप के लिए आवश्यक हैं। फिर हमें उनकी भूमिका देखनी है, मींस वी नीड टू डिस्कस द टाइप ऑफ मिनरल्स व्हिच प्लांट इज गोइंग टू बी एब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल,
वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, कि उन खनिजों की आवश्यक होने का आधार क्या है, किस बेसिस पे वो प्लांट के लिए एसेंशियल होंगे, प्लस हम देखेंगे उनके डिफरेंट मेटाबॉलिक रोल्स और भी ऐसी बहुत सारी बातें। इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पादप शरीर किन किन खनिजों से बना हुआ है, या पादप मृदा से कौन कौन से खनिजों का अवशोषण करते हैं, किस किस मिनरल को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, इन व्हाट अमाउंट, किस किस मात्रा में करते हैं, और अगर वो प्लांट को ना मिले तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहली बात जो समझने की है कि ये तो हम जान गए कि सॉइल में है मिनरल्स, प्लांट रूट से उन्हें एब्जॉर्ब करने वाले हैं, लेकिन इसका डिसीजन कैसे हो कि प्लांट को कौन से मिनरल चाहिए और वो मिनरल कितने अमाउंट में चाहिए, और अगर वो नहीं मिलेंगे तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा। देखिए, सॉइल के अंदर इस बात को एनालाइज करना मुश्किल है। प्लांट बॉडी के कंपोजिशन को एनालाइज करके हम कुछ हद तक इसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पादप के लिए आवश्यक खनिजों का निर्धारण करेंगे। द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ मिनरल्स। कौन से मिनरल? एसेंशियल मिनरल्स, जो आवश्यक खनिज है पादप शरीर के लिए, हम उनका निर्धारण करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहली अप्रोच जो अपनाई गई वो ये थी कि पूरी प्लांट बॉडी को केमिकली एनालाइज कर दिया जाए। अब देखिए, जब प्लांट के फ्रेश वेट को हम कंसीडर करते हैं, जब पादप के हम शुष्क भार को नहीं लेकर बल्कि हम क्या बात करते हैं कि उसके एक तरह से फ्रेश वेट जिसमें उसका वाटर भी इंक्लूड होता है उसको कंसीडर करेंगे, तो मिनरल की मात्रा बहुत कम प्राप्त होगी। इसलिए अगर हमें मिनरल का डिटरमिनेशन करना है तो हम पादप के कौन से भार को कंसीडर करते हैं? देन वी कंसीडर ओनली ड्राई वेट, शुष्क भार। व्हाट दिस ड्राई वेट स्टैंड्स फॉर? पादप के शुष्क भार से मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या है? तो देखिए, शुष्क भार का मतलब यह है कि पादप शरीर में जितना भी जल है उसको अगर हटा दिया जाए, उसके बाद जो उसका शरीर बचेगा उसका जो भार आएगा वो ड्राई वेट आएगा। मींस ड्राई वेट इज नथिंग बट कंप्लीट बॉडी वेट एक्सक्लूडिंग वाटर। तो बॉडी वाटर को उसमें से निकाल दिया जाए, फिर जो भार बचेगा वो शुष्क भार माना जाएगा। और इसलिए यहां पर क्या किया जाता है? सबसे पहले पादप को तोड़कर, आप कह सकते हैं उसको मृत बनाकर, यानी उसको अपरूट कर दिया जाए, उसकी जड़ों से उसे उखाड़ दिया जाए। उसके बाद उसे कुछ दिन सुखाया जाता है। सुखाने से क्या होता है? उसके अंदर का वाटर जो होता है वो काफी हद तक इवेपोरेट हो जाता है। फिर उसे बर्न किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर, और जब उसे बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो लास्ट में जो कंपोनेंट बचता है हम उसे कहते हैं पादप भस्म, राख, ऐश। उस ऐश का केमिकल एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे प्लांट के मिनरल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए, पादप के खनिज संगठन को निर्धारित करने के लिए सबसे पहला तरीका है पादप की भस्म का विश्लेषण, प्लांट ऐश एनालिसिस। मतलब कि आपने प्लांट बॉडी में से सारा वाटर पहले सुखा दिया, फिर बाकी को जला दिया, फिर जो बचा, जलने पर क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर भी CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो अब जो बचा है वो बेसिकली क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर। तो जो राख बचती है उसके केमिकल एनालिसिस के मेथड्स होते हैं, रासायनिक विश्लेषण के तरीके होते हैं जिनके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि उसके अंदर अलग अलग खनिज किस किस मात्रा में मौजूद है। तो ये भी एक तरीका है ऐश एनालिसिस, पर ये एक डिफिकल्ट तरीका है और इस तरीके में बहुत सारे केमिकल मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं अलग अलग मिनरल्स को एनालाइज करने के लिए। तो इसकी बजाय एक और सरल तरीका यहाँ पर पाया गया, या आप यूं कहें डेवलप किया गया, जिससे पादप शरीर में आवश्यक खनिजों की मात्रा का निर्धारण किया जा सके। टू डिटरमाइन द एसेंशियल मिनरल कंपोजिशन ऑफ अ प्लांट बॉडी, ए सेपरेट मेथड इज डेवलप्ड एंड दैट मेथड इज शोन इन दिस डायग्राम। और इस चित्र में उसी तरीके को दर्शाया गया है। तो मैं आपको बताता हूं, इस तरीके को विकसित करने वाले वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले इस बारे में बात की वो थे जूलियन
वॉन साक्स, बहुत ही फेमस प्लांट फिजियोलॉजिस्ट जूलियन वॉन साक्स ने 1860 में एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिसमें उन्होंने प्लांट को ग्रो किया, पादप शरीर को, कैसे? मृदा के बिना। हम जानते हैं कि खनिजों का स्रोत है मृदा और पौधे हमेशा मिट्टी में ही उगते हैं और वहीं से खनिजों को प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें अगर वास्तविक रूप से उन खनिजों की मात्रा का निर्धारण करना है तो हमने, यानी कि वैज्ञानिकों ने जो तरीका विकसित किया उसमें उन्होंने पौधे को कैसे उगाया? मृदा के बिना। तो मृदा के बिना किस प्रकार से उगाया गया? इसके लिए पौधे के संपूर्ण जड़ तंत्र को, द कंप्लीट रूट सिस्टम वाज इमर्स्ड इन ए सॉल्यूशन। पौधे के संपूर्ण जड़ तंत्र को एक विलयन में डुबोया गया। इस तरीके से आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये एक पात्र है, बीकर, जिसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये पूरा एक मिनरल सॉल्यूशन है और इस मिनरल सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं इसका पूरा जो रूट सिस्टम है, जो जड़ तंत्र है, वो डूबा हुआ है। तो इस मिनरल सॉल्यूशन में, खनिज विलयन में पादप के जड़ तंत्र को डुबोया गया। अब यहां मृदा नहीं है। मृदा नहीं होने का फायदा यह है कि मृदा के अंदर खनिज, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, कितना है, कौन कौन से मिनरल किस अमाउंट में उससे लिए जा रहे हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये हम खुद बना रहे हैं। ये सॉल्यूशन हमारा बनाया हुआ है, इसके अंदर का मिनरल कंपोजिशन हम डिसाइड करते हैं। इसलिए कुछ ऐसे तरीके से जिसमें ये प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट रह सके, इसको ऐसे मेंटेन किया गया और इसके रूट सिस्टम को इस मिनरल सॉल्यूशन में डिप किया गया। जूलियन वॉन साक्स ने 1860 में सबसे पहली बार ऐसा एक, आप कह सकते हैं, ऑप्टिमम, अनुकूलतम खनिज विलयन या मिनरल सॉल्यूशन डेवलप किया जिसमें पूरे प्लांट बॉडी को ग्रो किया जा सकता है। इसके बाद भी अलग अलग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डेवलप किए डिफरेंट साइंटिस्ट ने। नॉब का भी नाम आता है उसके अंदर, और भी कुछ और वैज्ञानिकों के भी खनिज विलयन फेमस हैं, लेकिन सबसे पहले वॉन साक्स ने ऐसा एक खनिज विलयन विकसित किया जिसमें पौधे को उगाया जा सके, मतलब कि पौधे की जरूरत के सभी खनिजों की आपूर्ति, द सप्लाई ऑफ ऑल एसेंशियल मिनरल्स कैन बी डन थ्रू दिस सॉल्यूशन। सभी खनिजों की आपूर्ति इस विलयन के द्वारा की जा सकती है। तो इसमें क्या किया गया बच्चों, देखिए कि इस सॉल्यूशन के अंदर प्लांट की जरूरत के सभी मिनरल्स मिला दिए गए। कुछ इस तरह का उनका एक, आप कह सकते हैं कि एक मिक्सचर लिया गया, एक मिश्रण लिया गया जिससे इस प्लांट को अपनी जरूरत के सभी मिनरल्स मिल रहे हैं, और वो ऑप्टिमम मिक्सचर जिसमें प्लांट नॉर्मल ग्रोथ शो कर सका, उसे ही एक ऑप्टिमम मिनरल सॉल्यूशन कहा गया। तो इसका क्या फायदा है, ये समझने लायक बात है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जब हमने बिना मृदा के एक पादप को ऐसे विलयन में उगाया है तो हमने इसे नाम दिया सॉइल लेस कल्चर, मृदा रहित संवर्धन। दूसरी बात, हमने इसे नाम दिया सॉल्यूशन कल्चर, विलयन संवर्धन भी इसे कहा जा सकता है। और जो सबसे फेमस नाम है इसका वो है हाइड्रोपोनिक्स। तो जूलियन वॉन साक्स ने 1860 में जिस मेथड को डेवलप किया वो था हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स वर्ड को आपको याद रखना है। हाइड्रोपोनिक्स आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि ऐसा तरीका जिसमें पादप को मृदा के बिना एक खनिज विलयन या एक ऐसे विलयन जिसमें खनिजों का मिश्रण है उसमें उगाया जाता है जो उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हाइड्रोपोनिक्स मींस टू ग्रो द प्लांट विदाउट सॉइल इन a solution which has a mineral mixture which supply all essential mineral to the plant optimum for its growth. Okay? तो देखिए इसका फायदा क्या है, हम ये बात डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहली बात, इसके द्वारा हम किसी खनिज की आवश्यकता और उसकी आवश्यक मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। मान लीजिए इस मिनरल सॉल्यूशन के अंदर हमें किसी मिनरल का अमाउंट कम करना है तो हम बाहर से उस मिनरल को इसमें मिक्स नहीं करेंगे, या हमें देखना है कि किसी मिनरल की डेफिशिएंसी यहां पर हो रही है जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही प्लांट को, तो हम बाहर से उसको मिक्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर एक इनलेट है जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए है,
दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एयर के लिए भी एक इनलेट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स में एयर की सप्लाई कंटिन्यूअसली क्यों जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान दें कि विलयन संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स में लगातार वायु की आपूर्ति की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप समझे इस बात को। देखिए, जब ये जड़ें मृदा में होती हैं, when these roots are present in soil, they are present the space between soil particles। वहां पर मृदा कणों के बीच में अवकाश होता है जिसमें भरी होती है सॉइल एयर, मृदा वायु, और वो इन रूट्स के एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो अगर यहां पर सॉइल एयर होती, अगर यहाँ सॉइल होती, तब तो ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंटली हो जाती, पर चूंकि यहाँ तो पूरा वाटर है और वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर वो यहाँ कंज्यूम हो जाए तो फिर जड़ों को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए। और रूट्स का रेस्पिरेशन क्यों चाहिए? क्या रूट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकती? कर सकती हैं, लेकिन मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था एक्टिव रोल है रूट सेल्स का, और एक्टिव रोल प्ले करने के लिए रूट सेल में प्रॉपर रेस्पिरेशन होना चाहिए, एटीपी का जनरेशन होना चाहिए। इसीलिए हमें मालूम है कि रूट मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी करती हैं, इसीलिए उनको कंटिन्यूअसली एयर चाहिए ताकि उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन चल सके। तो ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान देने योग्य है कि मृदा रहित संवर्धन में जड़ों को लगातार वायु की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे और खनिजों का सक्रिय अवशोषण बाधित नहीं हो। अगर यहाँ पर इस एयर सप्लाई को हैंडल कर दिया जाए, किसी तरह इनहिबिट कर दिया जाए, तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस हाइड्रोपोनिक प्रोसेस से हम समझ सकते हैं कि प्लांट को कौन कौन से मिनरल की किस किस अमाउंट में जरूरत है। और देखिए इसी में हम किसी मिनरल को डेफिशिएंट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस में अगर मान लीजिए कोई मिनरल हम बाहर से इसमें ना मिलाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्लांट उसके एब्सेंस में क्या सिम्टम शो करता है। तो खनिजों की मात्रा, आवश्यक खनिजों का प्रकार और उनकी पादप में उनकी कमी से उत्पन्न होने वाला लक्षण, द टाइप ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, द अमाउंट required of essential element and the symptom due to deficiency of that element can be determined through this hydroponics। तो इसलिए यह हाइड्रोपोनिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और सबसे शुरुआत में मिनरल न्यूट्रिशन के हमने इसी के बारे में जाना है। ओके, तो इस प्रक्रिया में अगर हम कुछ समय बाद इस विलयन को देखें तो इसमें कौन कौन से खनिजों में कितनी कमी आई, इसके जो संगठन था, इसका जो कंपोजिशन था उसमें कितना चेंज हुआ, उससे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि प्लांट में कौन सा मिनरल किस अमाउंट में रिक्वायर्ड है। दिस हाइड्रोपोनिक मेथड इज बेस्ट टू डिटरमाइन द मिनरल कंपोजिशन और मिनरल एसेंशियलिटी फॉर प्लांट। खनिजों की मात्रा और कौन से खनिज आवश्यक है उनके निर्धारण के लिए एक अच्छा तरीका है। ओके, तो ये पहली चीज थी जो यहाँ पे डिस्कस करने के लायक थी। तो हमने बात की हाइड्रोपोनिक्स की। ओके, तो हाइड्रोपोनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एयर की सप्लाई वाला है, इसका आप ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में एक और डायग्राम यहाँ पे यूज किया गया है, मैं आपको रफली उसके बारे में बताता हूं कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए उस डायग्राम में एक इंक्लाइन ट्यूब यूज की गई है इस तरीके से, और इस इंक्लाइन ट्यूब में डिफरेंट पोर्स हैं जहां पर अलग अलग प्लांट्स को यहां पे शो किया गया है। मतलब कई सारे प्लांट्स डिफरेंट पोर्स पे यहां लगा दिए गए हैं। इसी जो ये आपको ट्यूब दिख रही है, बेसिकली ये जो प्लांट हैं ये इस ट्यूब से होते हुए एक दूसरी ट्यूब में इमर्ज है, और ये जो ट्यूब है ये ट्यूब एक मिनरल मिक्सचर से जुड़ी हुई है। इस मिनरल मिक्सचर की पंपिंग की जा रही है एक पंप की हेल्प से। तो देखिए सिस्टम ये है कि इस पंप में
पंप की हेल्प से ये जो मिनरल मिक्सचर है ये इस ट्यूब में पंप किया जा रहा है। एक ट्रफ के थ्रू ये सारे प्लांट की रूट्स इस ट्यूब में मर्ज हैं, बेसिकली इसी ट्यूब में है रूट्स, और ये मिनरल सॉल्यूशन यहाँ पे फ्लो किया जा रहा है। तो ये मिनरल सॉल्यूशन पंप के थ्रू जब फ्लो किया जा रहा है तो सारी रूट्स उसके कांटेक्ट में आ रही है और फिर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एब्जॉर्प्शन चल रहा है। देन दिस सॉल्यूशन इज पंप्ड बैक इनटू दिस इंक्लाइन ट्यूब, और इस इंक्लाइन ट्यूब में फिर वो मिनरल सॉल्यूशन वापस बहता हुआ अगेन एक रिजर्वायर में कलेक्ट किया जा रहा है। मैं रफली इस डायग्राम को बना रहा हूं, आप केवल समझें कि यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ अगेन इसको कलेक्ट कर लिया गया। बात समझ आई कि जो प्लांट्स हैं ये डिफरेंट प्लांट्स एक मिनरल सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं। इस मिनरल सॉल्यूशन को पंप की हेल्प से यहाँ पर इस ट्यूब में पंप किया जा रहा है। सबकी रूट्स इसमें से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रही है। फाइनली जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है वो इस इंक्लाइन ट्यूब की हेल्प से इस रिजर्वायर में कलेक्ट किया जा रहा है। तो इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि सबसे पहले आपने अपने तरीके से, अपनी मर्जी से इस मिनरल सॉल्यूशन का कंपोजिशन डिसाइड कर लिया, इसको पंप किया, डिफरेंट प्लांट्स ने इसमें से मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया और फाइनली जो बचा हुआ है वो यहाँ कलेक्ट हो गया। इन दोनों का कंपैरिजन करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्लांट ने कौन सा मिनरल किस अमाउंट में लिया है। तो आपके एनसीईआरटी में जो एक सेकंड डायग्राम है वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ रफली उसको ड्रॉ किया। ओके, चलिए, तो हाइड्रोपोनिक्स से ही रिलेटेड बात थी ये भी। तो हाइड्रोपोनिक्स से इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन से मिनरल प्लांट के लिए जरूरी हैं और किस अमाउंट में जरूरी है। ओके, तो ये तो था एक तरीका कि मिनरल्स की एसेंशियलिटी और उनके अमाउंट को डिसाइड कैसे किया जाए। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओल्ड जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसमें अपने पास 105 नोन एलिमेंट थे। जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है उसमें ज्यादा हो चुके, बट काफी टाइम तक ये 105 ही माने जाते रहे, तो बुक में यही फिगर अभी भी मेंशन है। तो अगर हम ये कहें कि जो हमारे ओल्ड 105 नोन एलिमेंट थे उनमें से प्लांट बॉडी के अंदर कितने डिफरेंट एलिमेंट आज तक पाए गए हैं, तो बुक कहती है कि मोर देन 60 एलिमेंट यहाँ पर आउट ऑफ दिस नोन 105 एलिमेंट इन ज्ञात 105 तत्वों में 60 से अधिक प्रकार के तत्व पादप शरीर में मिले हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग तत्वों के बारे में इंफॉर्मेशंस हैं। जैसे कि कुछ प्लांट बॉडी के अंदर सोडियम भी मिला है, सब में नहीं मिलता। कुछ प्लांट बॉडीज में सेलेनियम भी मिला है, लेकिन सोडियम वेरी रेयर है प्लांट बॉडी में। पर आप देखें उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो मेंशन है दैट इज गोल्ड। कुछ प्लांट बॉडीज में गोल्ड भी मिला है, कुछ प्लांट बॉडी में सेलेनियम जैसे एलिमेंट भी मिले हैं, और कुछ ऐसी प्लांट बॉडीज हैं जो कि रेडियो एक्टिव, जो आप कह सकते हैं कि रेडिएशन से रिलेटेड जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स होती हैं, जहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट जहां किए जाते हैं, परमाणु परीक्षण जिन स्थलों पे किए जाते हैं, वहां के आसपास उगने वाले पौधों में रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम तक मिला है। यानी कितने डाइवर्स एलिमेंट प्लांट बॉडी के अंदर मिले, गोल्ड, सेलेनियम, स्ट्रोंशियम जैसे जो नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं हैं, जिनका रोल भी हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे भी प्लांट बॉडी में मिले हैं। तो क्या वास्तव में ये एलिमेंट सभी प्लांट्स के लिए एसेंशियल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने कहा कि 105 में से तकरीबन 60 से भी ज्यादा एलिमेंट प्लांट्स के अंदर मिले हैं, जिसमें इस टाइप के एलिमेंट भी मिलते हैं, पर ये सारे प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं होते। तो फिर कौन से एलिमेंट प्लांट बॉडी के लिए एसेंशियल हैं और उनकी एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ ए मिनरल एलिमेंट, कि किसी भी खनिज के आवश्यक होने का आधार क्या है, किस आधार पर हम मानेंगे कि वो खनिज पादप शरीर के लिए आवश्यक है। So first we are going to discuss the criteria for essentiality. तो देखिए,
किसी भी खनिज पदार्थ के पादप शरीर के लिए आवश्यक होने के लिए, फॉर एनी मिनरल एलिमेंट टू बी एसेंशियल फॉर प्लांट बॉडी, फॉलोइंग क्राइटेरियंस आर नेसेसरी। कुछ निश्चित मापदंड है, कुछ निश्चित आधार है, वो जरूरी है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है that mineral should be essential, or you can say must be essential for its, means plants normal growth and reproduction। अर्थात वो खनिज पादप की सामान्य वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होना चाहिए। The mineral should be essential for its normal growth and reproduction, and in absence of which the life cycle of plant could not be complete। Means अगर वो खनिज अनुपस्थित है मृदा में, पौधे को उसकी कमी हो रही है, नहीं मिल पा रहा है, तो फिर प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? द मिनरल मस्ट बी एसेंशियल फॉर its normal growth and reproduction, and in the absence of it the life cycle could not be completed। किसी खनिज के आवश्यक होने का सबसे पहला आधार यह है कि इसकी आवश्यकता पादप की सामान्य वृद्धि और प्रजनन के लिए होती है, और इसकी अनुपस्थिति में पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। फर्स्ट क्राइटेरिया आपको समझ में आया? ओके। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है? सेकेंड क्राइटेरिया ये होता है कि a mineral should be very specific to plant body। प्रत्येक खनिज अपने पादप शरीर के लिए बिल्कुल विशिष्ट होता है। What does it mean? It means its deficiency could not be met by the supply of other mineral। समझिए इस बात को कि the role of every mineral is very specific to plant body, and its deficiency could not be met by the supply of any other mineral। अर्थात कोई भी खनिज अपने पादप शरीर के लिए बहुत विशिष्ट होता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो वो किसी दूसरे खनिज से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। Means if there is any deficiency symptom for a mineral, अगर पादप में किसी खनिज के लिए कोई कमी का लक्षण है तो केवल वो ही उसकी पूर्ति कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ये आप हमेशा ध्यान रखें, the deficiency of any mineral cannot be met by the supply of any other mineral। इसीलिए वो एसेंशियल मिनरल में आएगा। आवश्यक खनिज वही है जिसकी कमी की पूर्ति केवल वो खुद कर सके, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ओके, तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि उसका रोल, उसकी भूमिका बहुत विशिष्ट होती है। और तीसरी बात यहाँ पर क्या होती है? तीसरी बात ये होती है कि द रोल ऑफ मिनरल, और यू कैन से दैट मिनरल शुड डायरेक्टली बी इन्वॉल्व्ड in the metabolism of plant। ऐसा नहीं है कि कोई अप्रत्यक्ष भूमिका वो निभा रहा है, पादप के उपापचय में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका होनी चाहिए, उसका कार्य बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, डायरेक्ट रोल होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि वो मौजूद तो है प्लांट बॉडी में पर हमें पता नहीं कि वो क्या करता है। बिल्कुल हमें पता होता है कि वो क्या करता है। पादप शरीर में उसके उपापचय में खनिज की भूमिका प्रत्यक्ष होनी चाहिए, वो सीधा उपापचय में सम्मिलित होना चाहिए। ये तीसरे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया आप कह सकते हैं एसेंशियलिटी का है। तो किसी भी खनिज के पादप शरीर के लिए आवश्यक होने के लिए तीन बातें हमने समझी हैं। पहली बात क्या है कि वो पादप शरीर की सामान्य वृद्धि और उसके प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या समझी? इसकी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि विशिष्ट होनी चाहिए, और इसको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, नॉट रिप्लेसेबल। आप किसी अन्य खनिज से इसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। और थर्ड क्या था? दैट इज
डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म, उपापचय में प्रत्यक्ष भूमिका, अर्थात कि हमें पता होना चाहिए कि वो प्लांट बॉडी में क्या काम करता है। ओके, सो these three are the essential criterion, or these three are the criterion for the essentiality of any mineral. जब तक ये तीन बातें किसी खनिज के लिए नहीं पता हैं, तब तक हम उसे पादप शरीर के लिए आवश्यक खनिज नहीं कहेंगे। ओके, सो हमने डिस्कस किया खनिजों के आवश्यक होने का तरीका, यानी क्राइटेरिया, आधार। किस आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि कोई मिनरल प्लांट के लिए एसेंशियल है। ओके, तो हमने जान लिया कि बेसिस क्या है एसेंशियलिटी का। जब हम बेसिस समझ गए तो अब हमें देखना होगा कि वास्तव में प्लांट बॉडी के लिए कौन कौन से मिनरल एसेंशियल हैं। तो एसेंशियल मिनरल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए, जितने भी आवश्यक खनिज हैं पादप शरीर के लिए, उन्हें दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? सबसे पहले हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, दीर्घमात्रिक पोषक, और दूसरे नंबर पर हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये सबसे याद रखने वाली सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में डिफरेंस किस बात का होगा? अमाउंट का, अमाउंट रिक्वायर्ड। दीर्घमात्रिक जो खनिज पोषक हैं आपके, दीर्घमात्रिक के नाम से पता चल रहा है कि इनकी ज्यादा मात्रा चाहिए, और सूक्ष्म मात्रिक जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, हम कह सकते हैं कि कम मात्रा चाहिए। और आवश्यक दोनों हैं, एसेंशियल दोनों हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इनकी एसेंशियलिटी कम ज्यादा नहीं है, इनकी एसेंशियलिटी जो अमाउंट है वो कम ज्यादा है। कैसे? देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट को डिफाइन करने का जो हमारे पास क्राइटेरिया है, कोई भी खनिज जो दीर्घमात्रिक होगा उसकी कितनी मात्रा, कितना अमाउंट उसका चाहिए होगा किसी प्लांट को, दैट विल बी more than 10 millimole per kg of dry matter। समझिए इस बात को, 1 किलोग्राम शुष्क भार में उस खनिज की आवश्यकता 10 मिलीमोल से ज्यादा होगी। ये बिल्कुल केमिकल कंसंट्रेशन बेस्ड फार्मूला है, तो आप इसे ध्यान रखें। किसी भी खनिज को दीर्घमात्रिक होने के लिए पादप शरीर के 1 किलोग्राम शुष्क भार में उसकी मात्रा 10 मिलीमोल से ज्यादा होनी चाहिए। टू बी मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर एनी मिनरल, इट अमाउंट शुड बी मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है? तो 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक तरह का स्केल है। इससे ज्यादा मात्रा जिन खनिजों की चाहिए वो सारे दीर्घमात्रिक होंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? देखिए, तो ये बात केवल खनिजों की नहीं है, सभी पोषकों के लिए अप्लाई होती है। तो वो सभी पोषक जिनकी मात्रा पादप शरीर में 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम शुष्क भार से अधिक होती है, उसमें शामिल हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ध्यान दीजिए, ये सभी वो तत्व हैं जिनकी मात्रा पादप शरीर में 1 किलोग्राम शुष्क भार में 10 मिलीमोल से ज्यादा चाहिए, इसलिए सभी दीर्घमात्रिक कहलाते हैं। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैंने शुरुआत में ही कहा था ये ऑर्गेनिक फूड के हिस्से हैं, कार्बनिक खाद्य के घटक हैं, और इसकी पूर्ति पादप शरीर कहां से कर रहा है? एटमॉस्फेरिक CO2 एंड वाटर, जो वर्षा जल मृदा में आ रहा है वहां से, और प्लस वायुमंडल में जो CO2 है। तो CO2 और H2O, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात आगे आप डिटेल में भी पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 और H2O से जो कार्बनिक खाद्य बनाया जाता है उसमें इन तीनों की आपूर्ति हो जाती है। तो इन तीनों को लेने के लिए सॉइल में से एज ए मिनरल इनका एब्सॉर्प्शन नहीं किया जाता।
वाटर जरूर सॉइल में से आ रहा है, पर वाटर तो एक अलग ही कंपोनेंट हो गया, उसे हम मिनरल तो नहीं मान सकते, इसलिए CO2 और H2O इन तीन चीजों की सप्लाई कर देते हैं। तो ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट तो हैं, पर ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल्स नहीं है, दीर्घमात्रिक पोषक खनिज नहीं है, या मैक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं, तो ये मिनरल नहीं है। बाकी के सारे मिनरल्स में काउंट होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 6, ये 6 जो है ये दीर्घमात्रिक खनिज पोषक माने जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन होगी। हम आगे अभी इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो हमने क्या देखा, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हमारे पास, वो है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इन सब का अलग अलग रोल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हम समझ गए। नाउ द माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए इसी स्केल को हम यूज करेंगे, सिंपली ऐसे सभी खनिज जिनकी आवश्यकता प्रति किलोग्राम शुष्क भार में 10 मिलीमोल से कम होगी। All those minerals which amount required should be less than 10 millimole per kg of dry weight। ठीक है, तो वो तो इनसे क्लियर था कि 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर या ड्राई वेट में 10 मिलीमोल से ज्यादा जिनकी आवश्यकता है वो तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और 10 मिलीमोल से कम जिनकी आवश्यकता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, देखिए इस कैटेगरी में आते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन या क्लोराइड आयंस के फॉर्म में कह सकते हैं, देन मैग्नीज एंड निकिल। निकिल सबसे लास्ट में खोजा गया एलिमेंट है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं प्लांट के लिए वो है आयरन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, निकिल। ये आठों हमारे क्या हैं, ये आठों हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं प्लांट के लिए, एसेंशियल्स की बात हो रही है, ठीक है। और ये 6 हमारे मैक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट हैं। CHO मैक्रोन्यूट्रिएंट तो है पर ये मिनरल्स नहीं है, क्योंकि सॉइल एज ए मिनरल इनको डिपॉजिट नहीं करती, और प्लांट इन्हें एज ए मिनरल सॉइल से एब्सॉर्ब नहीं करते। इनकी पूर्ति अलग तरीकों से होती है, हमने देख लिया। ओके, तो हम समझ गए हमारे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं पादप शरीर में। टोटल नंबर हम देखें तो हमारे पास 14 डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इनका रोल भी समझेंगे, इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है वो भी समझेंगे, और अगर इनकी डेफिशिएंसी से कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम रिलेटेड है कि कमी से कोई महत्वपूर्ण लक्षण संबंधित है तो वो भी समझेंगे। ओके, तो ये बात थी एसेंशियल एलिमेंट्स की, कौन कौन से हैं। अब एक बार हम बात करेंगे कि मेजॉरिटी अगर हम इन सबको एक साथ कंसीडर करें तो मेजर रोल्स क्या हैं जो मिनरल हमारे प्लांट बॉडी में प्ले करते हैं, यानी ये सभी प्रकार के खनिज कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं हमारे पादप शरीर में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेजर रोल्स ऑफ दीज मिनरल्स प्लेड इन प्लांट बॉडी। डिफरेंट जो आपके मिनरल्स हैं उनका मेजर रोल, मतलब सबके अलग अलग रोल नहीं, एक बार हम मेजर ब्रॉड कैटेगरी में देखते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं वो मेजर रोल्स। So now we are going to discuss the major role played by different mineral nutrients. प्रमुख भूमिका major role of minerals in plant body। पादप शरीर में खनिजों के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें बहुत सारे मिनरल जो हैं वो किसके रूप में काम करते हैं, दे एक्ट एज फ्रेमवर्क एलिमेंट। फ्रेमवर्क एलिमेंट, फ्रेमवर्क एलिमेंट का मतलब क्या होता है, दे आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट
ऑफ मेजर बायोमोलिक्यूल्स। मतलब कि जो सेल जिन चीजों से बनती है, प्रोटोप्लाज्म जिन चीजों से बनता है, उस प्रोटोप्लाज्म का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने वाले हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, ये संरचनात्मक घटक होते हैं। यानी अधिकांश खनिज जो है वो फ्रेमवर्क एलिमेंट, अधिकांश नहीं, कुछ खनिज जो है वो फ्रेमवर्क एलिमेंट की तरह काम करते हैं। ये जितने भी हमारे जैव अणु हैं, बायोमोलिक्यूल, मेन बायोमोलिक्यूल हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इनका फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से प्रोटोप्लाज्म का संरचनात्मक ढांचा बनाते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं सी, एच, ओ, एन। हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो, प्रोटीन्स हो। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में CHO ही होते हैं, प्रोटीन में एक्स्ट्रा N होता है, न्यूक्लिक एसिड में N होता है। तो पूरे प्रोटोप्लाज्म में जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो मेन बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनको बनाने वाले एलिमेंट ये होते हैं। तो इन्हें फ्रेमवर्क एलिमेंट कहते हैं। तो पहला जो हमने रोल देखा मिनरल्स का वो क्या था? एज ए फ्रेमवर्क एलिमेंट, जो ढांचा बनाने वाले हैं पूरे सेल का या प्रोटोप्लाज्म का। वो कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स या हम कहें न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि CHO मिनरल नहीं है, पर ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो फ्रेमवर्क एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म के। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि जो स्ट्रक्चर बन रही है सेल की, जो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, वो भी इन्हीं से हो रही है। ओके, दूसरा रोल, दूसरे में हम कह सकते हैं कि few essential minerals are present in energy related compounds। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड क्या होता है? देखो, हम सब जानते हैं कि लिविंग बॉडी, कोई भी जीवित शरीर अगर चलेगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लिविंग अगर वो है, जिंदा कोई भी सेल है, बॉडी है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस बॉडी में चलती हैं और उसके लिए कुछ कंपाउंड उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि एनर्जी की जो करेंसी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एटीपी। एटीपी एनर्जी की डायरेक्ट करेंसी है। पूरी बॉडी में, एनिमल हो, प्लांट बॉडी हो, सबको एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला सबसे डायरेक्ट सोर्स, सबसे रेडीमेड सोर्स क्या है? एटीपी है। तो एटीपी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? फास्फोरस। तो ये एक एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड हो गया। और इस एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में इंपॉर्टेंट मिनरल कौन सा हो गया? फास्फोरस। इसी तरह हम सब जानते हैं कि प्लांट को जो एनर्जी मिलती है वो बेसिकली कहां से आती है? सनलाइट से। और सनलाइट से ही वो एनर्जी पूरे लिविंग सिस्टम में आगे फ्लो करती है। तो सनलाइट से वो एनर्जी प्लांट अपनी बॉडी में कैसे फिक्स करता है? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट बॉडी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसका क्लोरोप्लास्ट, उसका प्लास्टिड, और उसके अंदर मौजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। कौन सा? क्लोरोफिल। तो ये एक एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड हुआ कि नहीं? और इसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का घटक है, फास्फोरस एटीपी की घटक है, और ये दोनों ऊर्जा से संबंधित जो यौगिक हैं उनके हिस्से हैं। तो एनर्जी रिलेटेड रिएक्शंस में, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में भी ये एलिमेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक तो था इनका मेजर रोल, दे कैन एक्ट एज फ्रेमवर्क एलिमेंट, ये ढांचा तत्वों या संरचनात्मक तत्वों की तरह काम कर सकते हैं। दूसरा है दे कैन बी द पार्ट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, ऊर्जा अभिक्रियाओं से संबंधित यौगिकों के ये हिस्से हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है दे कैन बी एक्टिवेटर ऑफ मैनी एंजाइम्स। एंजाइम एक्टिवेटर की तरह बहुत सारे मिनरल्स काम करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है, क्योंकि हम आगे जितने भी मिनरल्स पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड अलग अलग एंजाइमों के हम नाम भी पढ़ेंगे, और जितने भी हम बायोकेमिकल पाथवे पढ़ेंगे उसमें ये एंजाइम काम आएंगे। आगे के चैप्टर्स में हम इनकी बातें डिटेल में करेंगे। तो देखिए कि कौन कौन से एंजाइम के लिए कौन कौन से मिनरल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बहुत फेमस एंजाइम हम सब ने सुना है, रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, रुबिस्को। ये रुबिस्को
फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में काम आता है। स्ट्रोमा में मिलने वाला ये एंजाइम फोटोसिंथेसिस में कार्बन के फिक्सेशन से रिलेटेड है। इसी तरह इससे रिलेटेड एक और एंजाइम है पीईपी कार्बोक्सिलेज पेप्टेज, ये भी फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो जो आप कह सकते हो कि एनर्जी फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, फूड के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, उसमें ये दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों एंजाइमों का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैग्नीशियम। एज एन एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, आगे और भी आएंगे। तो मैग्नीशियम इन दोनों एंजाइमों का एक्टिवेटर है, इनका कोफैक्टर है, ठीक है। ये एक्टिवेटर भी हो सकते हैं, कईयों में ये खुद एज ए कंपोनेंट मौजूद होते हैं, कोफैक्टर के तौर पे भी होते हैं। चलिए इसके अलावा आपने नाम सुना हो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से अल्कोहल डेवलप होता है, तो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वहां काम आता है। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे। जिंक इसका कोफैक्टर है, इसका एक्टिवेटर है। तो मैग्नीशियम इज फाउंड इन रुबिस्को एंड पेप्टेज, जिंक इज फाउंड इन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। नाइट्रोजनेज का नाम हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। मोलिब्डेनम इसका कोफैक्टर है। तो मोलिब्डेनम इज रिलेटेड विद नाइट्रोजनेज, जिंक इज रिलेटेड विद अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, मैग्नीशियम इज रिलेटेड विद रुबिस्को एंड पेप्टेज। देयर आर सेवरल एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम हैं जिनसे अलग अलग धातु आयन, मेटल आयन जो कि मिनरल्स के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, रिलेटेड होते हैं, उनको एक्टिवेट करने में काम आते हैं या उनके कोफैक्टर्स, ठीक है। तो ये तीसरा मेजर रोल है, द मिनरल्स कैन एक्ट एज एंजाइम एक्टिवेटर्स। जो खनिज हैं वो बहुत सारे एंजाइमों के सक्रिय कारक के रूप में कार्य करते हैं। एंड द फोर्थ एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। परासरणी सांद्रता, कई खनिज ऐसे हैं जो जब कोशिका द्रव में प्रवेश करते हैं, चूंकि वो आयन के रूप में आयन लवण बनाते हैं। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड आयन कैन फॉर्म सॉल्ट्स। तो वो सॉल्ट साइटोप्लाज्म में जाके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। मेजर रोल हम देख चुके हैं पोटेशियम का। पोटेशियम ने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन किया था। बहुत सारी सेल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला मिनरल आयन है वो पोटेशियम ही होता है। हम आगे भी बात करेंगे इसकी। पोटेशियम जब गार्ड सेल साइटोप्लाज्म में एंटर हुआ था, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया था, तभी गार्ड सेल में बाहर से वाटर आया था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग से रिलेटेड तो है ही, पर कैसे? बाय रेगुलेटिंग द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो देयर आर सेवरल मिनरल्स, पोटेशियम है, क्लोराइड भी इसमें रोल प्ले करता है। सेवरल मिनरल्स व्हिच प्ले इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ओके, तो चार मेजर रोल हमने डिस्कस किए। कौन कौन से? सबसे पहले हमने बात की कि ये मिनरल हो सकते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट। दूसरे नंबर पे हमने बात की ये मिनरल हो सकते हैं एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड के घटक, उनके कंपोनेंट्स। तीसरे नंबर पे ये हो सकते हैं डिफरेंट एंजाइम्स के एक्टिवेटर, और ये हो सकते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने वाले, कोशिका द्रव की परासरणी सांद्रता को बनाए रखने वाले। तो ये थे सभी खनिजों के कलेक्टिव, हम कह सकते हैं मेजर रोल्स। यानी अगर हम डिफरेंट खनिजों, डिफरेंट मिनरल्स की बात करें, तो अगर हम कहें कि वो कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जो अलग अलग खनिज दर्शाते हैं, तो वो उसमें हम इन चारों को ले सकते हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे हर एक मिनरल का अलग अलग रोल, प्लांट में उसकी रिक्वायरमेंट, और अगर उससे रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी सिम्टम है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रोल्स ऑफ और मेटाबॉलिक रोल्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स फ्रॉम नाइट्रोजन टू क्लोरीन, मींस मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ऑल 14 जो मिनरल एलिमेंट्स हैं उन सब का रोल हम एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तो आज वाले वीडियो लेक्चर में ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था मिनरल न्यूट्रिशन का, आप इसको देखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।